इतना स्वागत तो मेरा कभी भी नहीं हुआ, सभी लोगों ने स्वागत किया बार बार। अपनी बात रखने से पहले ही मेरा स्वागत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। देवभूमि उत्तराखंड में आके मेरे को खुद बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और जैसा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ मैं बार बार आऊं, तो एक कंडीशन है कि 1 साल से पहले हम नहीं आते, लेकिन एक खुशखबरी भी है कि 2 दिन पहले मैं काउंसलिंग के लिए सुरेंद्र वत्स सर के पास गया था, उनके फार्म हाउस पे। तो काउंसलिंग के दौरान उन्होंने मुझसे क्या है देहरादून की एक और डेट ले ली है अगले साल की। तो ऑलरेडी मेरी बुक हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर मैंने ऑलरेडी आपको डेट दे दी है। तो मेरा सौभाग्य होगा दोबारा आप लोगों से मिलूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ बात करने से पहले स्टार्टिंग में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगले साल जब मैं आऊं तो कुछ लोग ऐसे जरूर मिलने चाहिए आप में से जो डिसीजन लेके जाए आज, और उस दिन बताएं कि सर हम आए थे 20 जुलाई को 2025 में और उस दिन डिसीजन लिया था और आज मेरा रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, कोई ना कोई पिन होनी चाहिए। तैयार है? तो वो पूरी बात शुरू करेंगे हम लोग, तब डिसीजन ले पाएंगे आप लोग। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विजय विरोधिया है। और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं। मैं स्वयं साथ देख सकता हूँ आप लोगों के जो फर्स्ट टाइम आए हैं आरसिम के प्रोग्राम में। वाह, काफी साथी, यू ऑल आर वेलकम। हम आपका स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। और ऐसे कितने साथी हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? अरे बाप रे, काफी लोग हैं। धन्यवाद आपका, मैं स्वागत कर देता हूँ। चलो, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। विजय विरोधिया नाम है, जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ। एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गुड़गांव में, आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स जी के पड़ोस में। पहले भी सर लेडीज को बिठाने को सीनियर साथी बुला दीजिए। हाँ सर के लिए सर थैंक यू। बस अनाउंस करते ही तुरंत सबसे पहले उतर के बैठे, जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, जब भी आगे बढ़ने का मौका मिले ना तो कभी नहीं चूकना चाहिए। तो ये भी वहां थे, अब थोड़ा सा आगे आगे है ना, धीरे धीरे यहाँ भी पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा मौका रहता है आगे, जब भी बढ़ने का मौका मिले तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पता नहीं कितने प्रोग्राम ऐसे हैं ना, एक टांग पे खड़े होकर देखे हैं, बाहर खिड़की पे लटक के देखे, और बहुत बार सीट नहीं मिली मुझे। तो माहौल बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। मैं परिचय ले रहा था कि पहली बार मुझसे कितने लोग मिले, तो काफी लोग मिले हैं मुझसे पहली बार। और हालांकि मैं झारखंड में, क्या है ये, सॉरी उत्तराखंड में, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं झारखंड का टूर करके आया हूँ और हर रोज मेरी स्टेट बदलती है। कल मैं हरियाणा में था, फिर दिल्ली में था, आज मैं आपके बीच में यहाँ पे हूँ। आज फ्लाइट पकड़ के शाम को मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और रात को ही मैं दिल्ली से हांगकांग चला जाऊंगा। हम 1 सप्ताह के टूर पे जा रहे हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है, तो इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो उत्तराखंड में मैं पहले आया हूँ आपके यहाँ पे, कई साल हो गए शायद। और सुधीर सर बढ़िया, हमारे टेक्निकल अचीवर और हमारे बीच में आगे सुधीर सैनी सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के। थैंक यू। तो अब कंटिन्यू थोड़ा सा फास्ट रहूंगा मैं, क्योंकि पहले मेरा शेड्यूल था, मैं गाड़ी से आने वाला था और गाड़ी से ही जाने वाला था, लेकिन ये हरिद्वार वाला और जो कावड़ की वजह से, और आज रात को क्योंकि मेरी फ्लाइट है, मुझे बाहर जाना है, मैं और मेरी वाइफ घूमने के लिए जा रहे हैं, और तो वो रिस्की था, तो इसलिए अचानक से हमने फिर ये टिकट बनाई। तो मुझे टाइम पे निकलना होगा, तो थोड़ा सा फास्ट रहूंगा, तो आपका कंसंट्रेशन भी हाई होना चाहिए। तो मेरा नाम विजय विरोधिया है, जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ, एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। सुरेंद्र वत्स जी मेरे आइडियल, आई एम वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी टू हैविंग दिस पर्सनालिटी इन माय लाइफ। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। हेलो। और आप सब लोग जानते हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये है, वो यहाँ के सिटी होस्ट है, उन्हीं ने मुझसे डेट ली थी। मुझे पहली बार प्लान दिखाने वाले शख्स हैं आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स, और मैं सौभाग्यशाली, मैं पहले भी उनका पड़ोसी था जींद में, वो मेरे पड़ोस में रहते थे, मेरे अपलाइन है, मेंटोर है। लेकिन सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आरसिम से पहले से उनका मित्र भी हूँ, तो बहुत क्लोजली रहने का मौका मिलता है। और अभी भी, क्योंकि कहा जाता है कि सीनियर अपलाइन की संगत में आप रहोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, तो मेरे अपलाइन सुरेंद्र जी वत्स जब यहाँ चले गए, क्या गुड़गांव में, तो मैंने भी सोचा कि गुड़गांव में जाना चाहिए।
तो अभी मेरी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी 9 अप्रैल की। तो 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पे मैंने इस आरसिंह की वजह से मेरी पत्नी को 5.5 करोड़ का घर गिफ्ट किया है, जहां पे मैरिज सीखी है। यानी कि आरसिंह से सपने पूरे होते हैं। पर मुझसे पहली बार काफी लोग मिले हैं, इसलिए थोड़ा सा वो डिटेल में परिचय दे दें। ये ठीक है, आज मैं अपनी पत्नी को 5.5 करोड़ का घर गिफ्ट कर पाया, ये आरसिंह की वजह से है। क्योंकि अगर मेरा पुराना बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो मैं बिल्कुल गरीब फैमिली में पला बड़ा हूं। मेरा कोई घर भी नहीं था, इतना गरीब परिवार से हूं मैं। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कोई आदमी इतने आपको अगर गरीब समझता हूं, मैं उससे भी ज्यादा गरीब फैमिली से हूं। मेरे दादाजी का भी अपना कोई घर नहीं था, वो मजदूर थे, किसी के खेत में काम करते थे। गोहाना में एक बहुत बड़ा आश्रम है भक्त हंसराज का, राम शरणम आश्रम। तो हंसराज जी उस समय किसान थे, अब तो बड़े संत बन गए हैं वो। तो उनकी जमीन पे खेती करते थे मेरे दादाजी, और उसी की जमीन पे वहां पे जहां आश्रम है वही उनका घर होता था। यानी कि किसी और की जमीन में किसी और का घर होगा, उसे वहां में मेरे पापा जी की फैमिली रहती थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पापा जी बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम करते थे। उस समय भी हम किसी और के घर में रहते थे, हमारा अपना घर नहीं था। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बनाने शुरू किए मैंने, गुजारा करने के लिए, ताकि पढ़ाई का खर्चा हो जाए, कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए। और 8वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बनाना छोड़ के मैं अखबार बांटने का काम शुरू करना चाहता था। क्योंकि एक दोस्त ने को देखा मैंने, वो अखबार बांटता था और हर रोज सुबह 3:30 बजे उठता था, अखबार कलेक्ट करता था और फेंकता था, और 200-250 रुपए उसको मिल जाते थे। मुझे लगा कि बड़ा अच्छा काम है यार, और मैं तो सारी रात लिफाफे बनाने पड़ते हैं, अगले दिन बेच के आने पड़ते हैं। उस समय की बात है जिस समय पॉलिथीन बैग नहीं होते थे, देखे होंगे ना, लिफाफे होते थे पहले, चलते थे कागज के, तो वो मैं बना के बेचता था। लेकिन मुझे वो अखबार बांटने वाली नौकरी भी नहीं मिली। उसका रीजन क्या था कि मुझे साइकिल चाहिए था। सेठ ने मुझे कहा कि बेटा पहले साइकिल होना चाहिए तुम्हारे पास, साइकिल के आगे टोकरी होनी चाहिए, अगर साइकिल नहीं है तो मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। देन आई वाज इन 8th क्लास। ऐसी पोजीशन थी कि वो साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से जिद करके पापा जी से मैंने साइकिल मांगा कि भी किस्त मैं भरूंगा, आप सिर्फ रिकमेंडेशन कर दो कि मैं गवाही देता हूं ये मेरा बेटा है, ये पैसे दे देगा। और साइकिल मैंने खरीद लिया और मैं अखबार बांटने लगा। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक मैंने अखबार बांटे, और 11वीं क्लास में मैं कराटे का खिलाड़ी बन गया अच्छा। और मैं अपने क्लब का, वहां था टाइगर कराटे क्लब के नाम से एक क्लब होता था, जिसका नाम बाद में जो मेरे नाम हुआ था क्लब, तो मैंने उसका नाम शहीद भगत सिंह अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट रखा था, जो आज भी जीवित है। टाइगर कराटे क्लब का मैं बेस्ट खिलाड़ी था, ब्लैक बेल्ट 4 डैम मैंने हासिल की है। 11वीं क्लास में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उन स्कूल के बच्चों को कराटे सिखाने लग गया। उसके बाद कॉलेज में मैं गया, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने ग्रेजुएशन की। वहां भी मैं बच्चों को कराटे सिखा के फीस जुटाता था, फीस लेता था, जिससे मेरी पढ़ाई का और रहने का खर्चा पूरा होता था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया। वहां भी मैं 3-4 साल दिल्ली में रहा, लोधी कॉलोनी में। हर रोज शाम को लोधी गार्डन में मेरी कराटे की क्लास होती थी, और वहां से 14 किलोमीटर दूर संगम बिहार नाम की एक जगह है, वहां पे मैं कराटे सिखाने के लिए जाता था। ये आरसिंह से पहले की लाइफ बता रहा हूं, ताकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो। और मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, जैसे आप लोगों की भी हुई है। सब मैक्सिमम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट की होगी आपने, मैंने इंजीनियरिंग की, मेरी कंप्लीट होगी। और पढ़ाई करने के बाद सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, पहले क्या कोशिश करते हैं हम लोग? हाँ, नौकरी की तलाश करते हैं, ये सुनो। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होती है, नौकरी की तलाश करते हैं। आपने भी की, बहुत से लोगों को नौकरी मिल गई होगी, मैंने भी तलाश की, मुझे नहीं मिली। और बहुत से लोग आप में भी ऐसे हुए जिन्होंने तलाश की और उनको नहीं मिली, और फिर उन्होंने अपना कोई काम शुरू कर दिया, ये सुनो। क्योंकि नौकरी 3 तरह के लोगों को मिलती है, या तो वो टॉपर हो अपने फील्ड का, या उसके पास चेक हो, जैक हो। चेक जैक का क्या मतलब है? जैक का मतलब सिफारिश, और चेक का मतलब रिश्वत, ये सुनो। तो ये अपने भारत में चलता है। ये 3 क्वालिफिकेशन जिन लोगों की होगी, वो व्यक्ति नौकरी प्राप्त कर जाता है। और मेरे इन तीनों में से कोई सी क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो मुझे नौकरी नहीं मिली। और जब नौकरी नहीं मिलती तो आदमी अपना ही कुछ काम करता है, यस। तो जिन लोगों को नौकरी मिल गई, वो यहाँ पे काफी लोग बैठे होंगे, और जिनको नहीं मिली उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वो लोग भी यहाँ पे बैठे होंगे, ये सब लोग। तो स्टोरी लगभग सेम है। हाँ, मेरा बैकग्राउंड पुअर जरूर रहा है, ये अलग हो सकती है। संघर्ष मैंने ज्यादा किया है, ये अलग हो सकती है। उसके बाद अपना काम क्या शुरू किया? 2 हुनर थे मेरे पास, एक कराटे का और एक कंप्यूटर का। कराटे का सेंटर खोल दिया मैंने, पूरे जींद शहर की सरकारी दीवारों पे अपने हाथों से क्या बोलते हैं, सफेदी बना के वॉल राइटिंग की, कराटे सीखिए, मिलिए इतने बजे फलाने पार्क में।
और ऐसे करके मैंने फ्री में अपनी मेहनत के साथ जींद के अंदर सरकारी जमीन पे कराटे का सेंटर खोला, उसमें कोई पैसा नहीं लगा मेरा, और एक कंप्यूटर का सेंटर खोला, उसमें पैसा लगा। 2 लाख मेरे माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई मैंने लगा दी और 2 लाख रुपए कर्ज लेके लगा दिया, और दोनों काम में करने लगा। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाता था, रात के 8 बजे उठ के रात के 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। सही मायने तो जिंदगी ऐसे ही कटती थी जैसे एक आम आदमी की करती है, चल ही रहा था, बस गुजारा हो रहा था। आरसीएम से पहले की लाइफ बता रहा हूं। सुबह 5 बजे उठना, मतलब 4:30 बजे उठना, 5 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना। अगर मैं ग्राउंड में नहीं पहुंचू टाइम पे तो बच्चे मुझे फीस नहीं देंगे, इसलिए मुझे हर रोज 4:30 बजे उठ के 5 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था। 7 बजे तक कराटे सिखाना पड़ता था, 7 बजे भागा भागा आता था, जल्दी से तैयार होता था, और 8 बजे तक कंप्यूटर सेंटर खोलना पड़ता था, क्योंकि वहां भी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा कंप्यूटर सेंटर भी बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं, या बच्चे फीस नहीं देंगे, या डेड हो जाएगा। समझ गए ना आप सब लोग? ऐसा होता है, मेहनत करनी पड़ती है अपने काम में। क्यों? क्योंकि वहां एक्टिव इनकम मिलती है। जब आप एक्टिव रहोगे तो आपको इनकम मिलती रहेगी। ये सुनो, तो मैं काफी एक्टिव था, मेरे को इनकम भी आने लगी ठीक ठाक। वाहन के रूप में उस जमाने में भी मेरे पास एक साइकिल उठा था जो मैंने किस्तों में खरीदा था अखबार बांटने के लिए, वही साइकिल था। गुजारे के रूप में लगभग 6 से लेकर 10,000 के आसपास की मेरी इनकम शुरू हो चुकी थी, कराटे और कंप्यूटर की मिला के, और जो उस जमाने के हिसाब से अच्छी इनकम थी। सन 2000 के आसपास जो मेरी इनकम थी कराटे और कंप्यूटर से, एवरेज में लगभग 8-10 हजार के आसपास इनकम होती। कभी 6 भी रह जाती थी, क्योंकि कई बार बच्चे भाग जाते थे, यानी कि कुछ छोड़ के चले जाते थे, कभी छुट्टियां पड़ जाती थी, कुछ लोग, कई बार बच्चे ज्यादा आ जाते थे, फीस ज्यादा आ जाती थी, तो ऐसा ही चल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के रूप में। लेकिन ऐसे ही समय में मेरी जिंदगी में आरसीएम आया। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ सपने हैं? मैंने कहा भाई सपने तो बहुत है। तो वही सवाल मैं आपसे अगर पूछूं तो आपके कुछ सपने हैं? सपने हैं? पूरा करना चाहते हैं? उनके लिए काम करना चाहते हैं? मुझसे ने पूछा सपने हैं? मैंने कहा सपने तो बहुत है। बोले पूरा करना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पूरा करना चाहता हूं, उसीलिए मेहनत कर रहा हूं। बोले आपको लगता है कि ये काम करते करते आपके सपने पूरे हो गए? तो मैंने कहा इतना लगता तो नहीं है, पर मेहनत पूरी कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा आओ एक बिजनेस बताता हूं आप। तो मैंने तुरंत खारिज कर दिया, मैं आदमी आसानी से सुनता नहीं। सुनते हैं क्या? आपको भी नए व्यक्ति मिलते हैं जिनको आप आरसीएम के बारे में बताते हो, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो, हमारे अभियान के बारे में बताते हो, क्या आसानी से मान जाते हैं लोग? नहीं। क्यों नहीं मानते? हेलो? क्योंकि इंसानों को आप प्लान दिखाते हो। हेलो? अब आप सोचोगे तो क्या सरपंचों को प्लान दिखाएं? बुरा मत मानना, सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं। दैट इज द रियलिटी। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, हमारा ये आरसीएम सिस्टम, अगर क्या होंगे, कामयाबी निश्चित है। लेकिन अगर होना चाहते हैं तो आपको इंसानों के साथ ही काम करना पड़ेगा। ये सुनो, अगर इंसानों के साथ काम करना और यहां कामयाबी चाहिए तो इंसानों का नेचर भी समझना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को जंगल में रहना है तो जंगल का नेचर समझना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। ये सुनो, किसी को सांपों के साथ, रेप्टाइल्स के साथ काम करना है तो उनको उनके भाव को समझना पड़ेगा, नहीं तो डस्ट दिया जाएगा। ये सुनो, अगर किसी को हाथियों के साथ रहना है, हाथियों के साथ काम करना है तो हाथी के स्वभाव का पता होना चाहिए उसको, अदरवाइज कुचला जाएगा। ये सुनो, अगर किसी को मगरमच्छों के साथ काम करना है और उनके साथ रहना है तो उनको उनका स्वभाव पता होना चाहिए, उनकी आदतें पता होना चाहिए, उसका सिस्टम पता होना चाहिए, अदरवाइज चबा दिया जाएगा। ये सुनो, तो ऐसे ही आपको इंसानों के साथ काम करना है, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इंसानों के स्वभाव को समझना चाहिए। और मेरा 24 साल का अनुभव है आरसीएम, और 24 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कामयाबी निश्चित है। आरसीएम बहुत आसान चीज है, और आप अपनी जिंदगी में अगर अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में कोई नहीं कामयाबी दे सकती, और बहुत आसान भी। बस एक चीज गलती हो जाती है, बहुत से लोग बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ते क्योंकि मानव स्वभाव को नहीं समझते, क्योंकि इंसानों की आदत है वो हमेशा ना करते हैं। ये सुनो, स्टार्टिंग में हम सब लोग पहले ना करते हैं, पैदा होते ही सबसे पहले हमने ना बोलना सीखा है। ये सुनो, हाँ बोलना बहुत बाद में सीखा है। आज तक का इतिहास है, इतिहास गवाह है, इतिहास इसीलिए लिखा जाता है ताकि उसे सीख ली जा सके।
इतिहास गवाह कि इंसानों को आज तक जो जो नई चीज मिली या जो भी परिवर्तन हुआ, इंसान ने हमेशा परिवर्तन का विरोध किया है, लेकिन इतिहास गवाह है विरोध कभी भी नहीं जीता, हमेशा परिवर्तन ही जीतता आया है। किसी भी बहुत से एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। सरकारी नौकरियां, आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन एक समय ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लेना चाहता था तो उस पिटाई होती थी उसकी। बड़े लोग भी कहते थे पागल नौकर बनेगा तो खेतों में काम कर। ये सुनो, अपने भारत में इतने स्वाभिमानी लोग थे कि वो नौकरी को पसंद ही नहीं करते। अंग्रेजों को, चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को भारत के ऊपर राज करना था, तो उन्होंने नौकरी सिस्टम चलाया था। वो नौकर बनाना चाहते थे ताकि वो यहां राज कर सके। उन्होंने नौकरियां शुरू की थी, लेकिन कोई नौकर नहीं बनना चाहता। फिर उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम भारत के ऊपर लागू किया, लॉर्ड मैकाले को बुलाया। ये तो इतिहास है, मैं अपनी ओर से आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, आई एम जस्ट गोइंग टू एजुकेट यू। आपको पता है ये सारी चीजें, इतिहास आपने भी पढ़ा है। यूट्यूब के तहखानों में जाओगे, वहां से ही पता चल जाएगा। लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया और उसको कहा गया कि ऐसा व्यवस्था बनाओ एजुकेशन की कि सारे लोग पढ़ लिखने के बाद नौकर बनने के लिए तैयार हो जाए। और वही एजुकेशन सिस्टम हमारे हिंदुस्तान पे लागू है। सुनो, जानते हैं आप सभी लोग। और आज उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से यह है कि चाहे आप कितने ही संपन्न परिवार से क्यों ना हो, हमारा बच्चा कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो भी सरकारी नौकरी चाहता है। ये सुनो, इवन देन चपरासी की नौकरी की वैकेंसी भी निकलती है, +2 मांगा जाता है, तो MBA PhD और डॉक्टरेट किए हुए बच्चे अप्लाई करते हैं। ये सुनो, ये क्या है? चेंज है। बस मैं कोई विरोध नहीं करना चाहता, ना मैं कोई अपनी राय रखना चाहता। हालांकि मेरी राय रखूंगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके बीच में बहुत से सरकारी कर्मचारी या नौकरी करने वाले लोग होंगे। क्योंकि RC में आने के बाद और 24 साल का अनुभव होने के बाद मुझे तो नौकरी करने वाले ऐसे लगते हैं, और खासकर सरकारी नौकरी करने वाले, जैसे उसने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हो। सॉरी टू से, पर्सनल ओपिनियन है। हेलो, मतलब मैं माफी मांग रहा हूं कान पकड़ के, बुरा मत मानना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मेरे परिवार में भी, खैर मेरे पापा जी भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं, बाद में वो पक्के हो गए थे। मेरे सिस्टर भी है, पुलिस ऑफिसर हैं दिल्ली में, और मेरे जीजा जी भी गस्टेड ऑफिसर हैं। और मेरे जीजा जी के साथ मेरी ऐसी रहती है। हेलो, क्योंकि वो मेरे बच्चों को नौकर बनाना सिखाते हैं हमेशा। वो जब भी आते हैं वो प्लान दिखाते हैं कि बेटा पढ़ो, IAS ऑफिसर बन जाओ, ऑफिसर बन गए तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, पूरी प्लान दिखाते हैं। और जैसे वो चले जाते हैं, मैं उनको दिखाता हूँ कि बेटा एंजॉय करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो और सीखो, आपको RC नहीं करना, फालतू चीज मत छोड़ो। हेलो तो उनके साथ मेरा ऐसे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो जब भी आते हैं मेरे घर पे, एक सरकारी कर्मचारी के पास सैटरडे संडे होता है। ये क्यों जी सर? सॉरी, आपके बीच में हैं बहुत से लोग, और आज भी संडे इसीलिए बहुत से लोग आ गए। तो वो मेरे घर पे सैटरडे संडे को आता है, और सैटरडे संडे को मैं बाहर रहता हूँ। एक साल पहले की मेरी बुकिंग हो जाती है। तो एक बार आए सैटरडे को मेरे घर पे, और बाई चांस मैं था, और मेरे को देख के बोले, अरे यार विजय कमाल है तू, क्योंकि वो RC से, क्योंकि वो ऑफिसर है, गस्टेड ऑफिसर है, तहसीलदार की रैंक की पोस्ट है उसकी। तो वो ये सोचता है कि हाँ तुम तो धक्के खा रहे हो फालतू, उसको क्या पता हम कितने आनंद ले रहे हैं ना। कि हाँ तुम सैटरडे संडे को भी घर ही नहीं रहते, क्या लाइफ है तुम्हारी। उनको ये नहीं पता सैटरडे संडे के अलावा सारे ही हमारे सैटरडे। तो एक दिन मिल गया मैं उनको सैटरडे वाले दिन, और उन्होंने मुझे कहा हाँ यार आप तो मजा आ गया, पार्टी करेंगे, कमाल है तुम्हारी जिंदगी, वैसे तो खराब है पर आज सैटरडे को मिल गया, अभी तो बढ़िया। तो मैंने कहा यार सॉरी, मैंने कहा मेरे को ना कल कलकत्ता में प्रोग्राम है, मेरी सुबह की फ्लाइट है। जो पता था मुझे तुम्हारा तो सैटरडे संडे भी नहीं है। फिर मेरे को, मेरा कई बार ना वो बोलते ना घड़ा भर जाना, तो वो हो गया, मेरे को गुस्सा आ गया। फिर मैंने उनको कहा कि सुनो, आप जीजा हो इसलिए नहीं बोल रहा, वरना तुम्हारे जैसे आदमी को देखकर मुझे लगता पिछले जन्म में जरूर पूरे कर्म किया होंगे जो तबियत सिखाई। तो बोला ये क्या बोल रहा, पता है ऑफिसर हूं मैं,
मैंने कहा चाहे कोई कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, हर ऑफिसर का एक ऑफिसर होता है, ये सब जिसके सामने यस सर यस सर यस सर करता है। हेलो, हमारा कोई ऑफिसर, हम अपनी मर्जी के मालिक, यस सर नो। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? मेरे को आरसीएम में जो सबसे अच्छी चीज लगती है, बहुत सी चीजें हैं, जो सबसे अच्छी चीज लगती है उनमें दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो ये है। तो आपका माइक इधर लगा दो, मेरी थोड़ी सी आदत है। अभी पिछले संडे मेरा प्रोग्राम था क्या बोलते हैं, बोकारो में, वहां स्टेज टूट गई, मैं गिर गया और फिर आगे कालीन बिछाया हुआ था, रेड कारपेट बिछा हुआ था, बाई चांस होता फर्श भी उस पर वो फिसल गया और मैं पूरा ऊपर आके गिर गया। वो तो ठीक है कि कराटे की प्रैक्टिस है और आरसीएम के प्रोडक्ट खाते हैं, नहीं तो अभी हॉस्पिटलाइज होता उतना शांता रहता हूँ। तो सर मैंने उनको बोला ये तो हमारी कन्वर्सेशन में आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो अपनी पर्सनल चीजें क्यों बताओ, ये बताने के पीछे भी आपको आरसीएम की ताकत समझ में आएगी। यस, क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीजें मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सी चीजें मिलती हैं आरसीएम जो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उनमें एक चीज ये भी है, टाइम फ्रीडम। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जब कराटे कोच था, बच्चों को घुमाने के लिए, मतलब टूर्नामेंट के लिए जाता था, कभी साउथ में चला गया, कभी वेस्ट बंगाल में चला गया, कभी नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो मैं बहुत प्रे करता था भगवान से, है भगवान कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें कोई बॉस ना हो और अपनी मर्जी के मालिक हो, और भगवान ने सुन लिया, आरसीएम दे दिया, है ना। तो बहुत बढ़िया रहा, अदरवाइज करना ऐसा लगता था कि कुछ नहीं। आज सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मेरी मर्जी थी तो मैं आपके देहरादून में आ गया, नहीं आता क्या कर लेते? हेलो, क्या कर लेते आप? ज्यादा ज्यादा क्या होता, व्हाट्सएप को फोन कर देते, विजय जी व्हाट्सएप की बड़ी इज्जत करते हैं, तो व्हाट्सएप को शिकायत करोगे आप। अब वो एक फिल्म थी जिसमें वो बोलता था आता माजी सटकली, है ना, तो हमारा भी सटक सकता है। तो हो सकता है कि व्हाट्सएप का फोन आया, अरे विजय आपने देहरादून में टाइम दिया था क्यों नहीं गए? मैं कहता मेरी मर्जी। हेलो, वो कहते अच्छा भाई तेरी मर्जी, वो भी कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हमारा कोई बॉस नहीं। व्हाट्सएप इज नॉट माई बॉस, इज माई मेंटोर। हेलो, वो मेरे साथी हैं, वो मेरे को हुक्म नहीं चला सकते, वो मेरे से प्यार कर सकते हैं, मेरे को सिखा सकते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन बॉस नहीं है। ज्यादा ज्यादा वो क्या करते, टीसीजी को फोन करते। हेलो, टीसीजी कौन है? कंपनी के मालिक, आरसीएम के मालिक, और मालिकों से तो लोग डरते हैं, लेकिन हमारा तो कोई बॉस ही नहीं, हम काहे डरेंगे? हेलो, तो हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। और मैं तो बोलता हूं कि आरसीएम की सबसे बढ़िया चीज तो मुझे जो अट्रैक्ट करती है यही है कि मेरी मर्जी होती है तो मैं बिहार चला जाता हूँ, मर्जी होती है झारखंड चला जाता हूँ, मर्जी होती है उत्तराखंड आ जाता हूँ, मर्जी होती है कश्मीर चला जाता हूँ, मर्जी होती है कर्नाटक चला जाता हूँ, मर्जी होती है केरला चला जाता हूँ, मर्जी होती है शिमला चला जाता हूँ, मर्जी रहती है घर में पड़ा रहता हूँ, मेरी मर्जी। दैट इज द पावर ऑफ दिस। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बनना चाहते हैं मर्जी का मालिक, ये ताकत इस सिस्टम से आपको मिलती है। और कई लोग सोच रहे हैं कि हाँ सर बोलने में अच्छा लग रहा है, आप मोटिवेट कर रहे हो, टीसीजी को पता लग गया ना आपकी खाट खड़ी कर देंगे। हेलो, सोच रहे हो तो अभी देखना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कितने लोग आजकल। तो ये आपको क्या लगता है टीसीजी के सामने कभी ये रिकॉर्डिंग गई नहीं होगी? बहुत लोग हैं जो बोलते हैं सर देखो विजय भी आपके बारे में क्या बोलते हैं। हेलो, बहुत लोग जाते हैं और टीसीजी उनको यही कहते हैं भाई वो मर्जी का मालिक, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कहा नहीं ऐसा सुना है। एक दिन तो 17वीं एनिवर्सरी की बात है, शायद 17 एनिवर्सरी थी पटना में, टीसीजी सामने बैठे हुए और मैंने यही डायलॉग बोल दिया कि सबसे बड़ी चीज है कि आप यहां आजाद हो, कोई आपका मालिक नहीं है, और वो मालिक सामने बैठा। हेलो, और मेरे इस सिस्टम की वजह से आज मैं मर्जी का मालिक हूं, मेरी मर्जी थी ये और मेरी मर्जी, और ऐसे करके टीसीजी की तरफ देखा, हाँ बेटा तेरी मर्जी, कुछ नहीं। वो भी चुपचाप बैठे। इससे बढ़िया काम हो सकता है क्या बताइए? हेलो, इतना मजा आता ना सर। मैं देखिए, हालांकि मेरे 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले के बुकिंग हो जाती है, जैसे अगले साल का देहरादून का प्रोग्राम ऑलरेडी फाइनल कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं मर्जी का मालिक हूं। पर क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी बस ने हमें सिखाया है,
तो आरसीएम के प्रति एक एटीट्यूड है हमारा, किसकी वजह से ये सुन लो। तो आरसीएम को लेके अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मुझे पता है कि हाँ, फील्ड में जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों की आदत है ना करने की। कितनी मुश्किल से लोग मीटिंग में लोगों को लेके आते हैं, कितनी मुश्किल से तैयारी करते हैं, और मैं ना जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उस एटीट्यूड की वजह से मैं आ जाता हूं। मेरी मैक्सिमम, मुझे लगता नहीं कि कोई मैंने डेट कभी कैंसिल की, वैसे कोई वर्स कंडीशन हुई हो तो बोले हेलो, मेरे प्रोग्राम कैंसिल नहीं होते। हाँ, मालिक अगर मांगता है तो कैंसिल कर देता हूं। एक बार टीसी जी ने मेरे से डेट मांग ली, अब सुधीर जी मांगेंगे तो आप, मैं कैंसिल थोड़ी ना करूंगा सर, आप मांगोगे तो कैंसिल थोड़ी ना करूंगा, मुझे पता है आप पे काम करते हो। अब टीसी जी क्या काम करते हैं, जूम पे नए आदमी के साथ तो वर्किंग नहीं करेंगे ना वो। मुझे पता कि कितना दर्द होता है, कितनी मेहनत लगती है। टीसी छाबड़ा जी ने एक बार मेरी डेट ली इनॉग्रेशन फंक्शन के दौरान कि विजय जी आप कराटे के कोच हो और आपने 7वीं एनिवर्सरी पे कराटे का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और टीसी जी ने बहुत प्रभावित हुए थे मुझसे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था ऐसा काम। 7वीं एनिवर्सरी, अब तो हम 25वीं मना रहे हैं। 7वीं एनिवर्सरी पे मैंने वो टायल, पत्थर और नारियल और पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ दिया था स्टेज के ऊपर, मतलब बहुत डेमोन्स्ट्रेशन किया था मैंने। उसका वीडियो भी अवेलेबल है, शायद यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। तो जब मैंने नारियल तोड़ा ना, तो हमारे एक ऑफिसर थे आरसीएम के, वो आए मेरे पास, टीसी जी ने उनको नारियल देके भेजा। क्यों? बोला कि ऐसा नारियल तोड़ रहे हैं क्या विजय? तो ये बोले कि ये तोड़वा के लेके आओ। तो मैं टीसी जी के पास पहुंच गया और मैंने कहा सर ये तो आप भी तोड़ सकते हो, मैं सिखाता हूं। तो ये बोले मैं तो हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकता, तो हाथ की बात करता। तो बड़े प्रभावित हुए थे। हालांकि ये आर्ट है हमारी, उस पर नहीं जाता, पर वो इतने प्रभावित हुए थे कि आरसीएम वर्ल्ड के इनॉग्रेशन फंक्शन में उन्होंने मुझसे डेट मांग ली कि जी मैं 4 प्रोग्राम में आपने कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। मैंने कहा ओके सर, डन। मैंने डेट फाइनल कर दी कि मैं रहूंगा। भाई कंपनी का मालिक मांग रहा था, हम क्यों नहीं मना करें, क्यों मना करें, नहीं करी। पहला इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ, मैंने उसमें तोड़ाफोड़ी की, मतलब पत्थर वगैरह तोड़े, हेलो, नारियल वगैरह तोड़े, कुछ भी। उसके बाद उसी दौरान मेरे कुछ कराटे के पुराने मित्र, जो कोई कनाडा रहता है, कोई अमेरिका चला गया, कोई आरसीएम में टेक्निकल अचीवर है, कोई रॉयल्टी अचीवर है, कुछ टीम वाले, वो कहने लगे कि विजय भाई सर और भाई, आप एक इंटरनेशनल टूर आ रहा है रशिया का, आर्मेनिया का, और हम चाह रहे हैं कि आप चलोगे तो मजा आता है, तो फरवरी में टाइम बन रहा है। मैंने कहा यार फरवरी में तो टीसी जी ने डेट ले रखी है, कैंसिल करेंगे तो सही नहीं लगेगा। तो यूं बोला कि यार सारे जा रहे हैं और ये पहला मौका है कि सभी लोग वहां पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट है कराटे का, और आपका इनविटेशन है और आप कभी भी नहीं जाते। तो हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने भी कहा कि विजय सर को लेके आना। तो मेरे मन में लड्डू फूटा भी, सारे दोस्त जा रहे हैं और विदेश जा रहे हैं, मैं तो घूमने का वैसे ही शौकीन हूं। तो ये आरसीएम की ताकत बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि डेट देखी, तो पहला फंक्शन था, उसमें नारियल वगैरह तोड़े, और उसके बाद शाम की ट्रेन पकड़ के दिल्ली, जैसे आज यहां आया हूं, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के दुबई मस्कट चला गया, वहां से फ्लाइट पकड़ के मैं उस समय शायद पता नहीं दुबई में था या मस्कट में था। 2 दिन बाद टीसी जी का फोन आया, विजय जी इस बार कितने पत्थर लेके आने हैं और क्या है, तुम कहां पे हो, किस टाइम आओगे? मैंने कहा सर सॉरी, मैं तो आउट ऑफ इंडिया हूं। बोला हाँ भाई तेरी मर्जी। तो उनको भी पता था मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं डेट देने के बाद भी कैंसिल कर दी मैंने, क्योंकि वहां मेरे बिना भी इनॉग्रेशन फंक्शन हो सकता है। ये सर ना, तो ये ताकत जो है ना सर, ये सिस्टम में मिलती है। खैर मैं आपको बता रहा था कि आपको कामयाब होना है तो मानव स्वभाव को भी आपको समझना पड़ेगा, और मानव स्वभाव का क्या है, वो हर चीज को मना करता है। जैसे मैं सरकारी नौकरियों की बात करता था, की है मैंने, ऐसे ही बिजली है। जब ये बिजली नई आई थी तो लोग बोलते थे कि करंट मारती है बिजली, तो खेतों में आग लगा देगी, पशुओं को मार देगी। बिजली का कोई कनेक्शन नहीं लेना चाहता था, बड़े बुजुर्गों से पूछा, 150 घरों के गांव में एक दो समझदार आदमी यस करता था, बाकी सब लोग गाली देते थे बिजली वालों को और लठ उठा लेते, भागो यहां से, ऐसे करते। लेकिन अब धीरे धीरे बिजली को भी सबने हाँ बोल दिया और सबने ज्वाइन कर ली। की क्यों की? हेलो,
अब उधर हो जाएगा, बात तो एक ही है सर। रहने तो क्यों मेहनत कर रहे हो, उधर टेप लगती तो बात हो जाती। हाँ जी, तो ऐसे ही गैस सिलेंडर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी पड़ी थी, स्टार्टिंग में गैस आई, लोग गैस ही छी गैस पर बना हुआ खाना खाओगे। सो मेनी थिंग्स आर देयर जिनके लिए लोगों ने मना किया। देश की राजनीतिक आजादी 200 साल लगे, इससे बड़ा तो उदाहरण हो ही नहीं सकता। देश की राजनीतिक आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, ये सर लो। क्या बुरा विचार था या अच्छा विचार था? अच्छा विचार था, तभी तो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इतना ही अच्छा विचार था, 200 साल तो लगे। क्या 200 साल तक किसी को समझ ही नहीं आया कि गुलामी अच्छी चीज नहीं? आया। आप जैसे कुछ धुरंधर लोग थे जिनकी समझ में आया कि अच्छा प्रोजेक्ट है, देश को आजादी दिलाना चाहिए। और वो इसी तरीके से जैसे आपको अब हम स्वास्थ्य से और नए भारत के निर्माण के लिए आजादी दिलाना चाहते हैं, वो लोग भी प्लान दिखाते थे, वो लोग भी सेमिनार करते थे, वो लोग भी इवेंट करते थे। लेकिन उस समय देश गुलाम था, इसलिए छुप छुप के करते थे। पहाड़ों में होती थी, जंगलों में होती थी, खंडरों में होती थी सेमिनार उनकी, ये सुन लो। और होम टू होम मीटिंग भी होती थी जैसे हम करते हैं। और जैसे हम प्लान दिखाते हैं ना, ये चंद मुट्ठियों में बिचौलिए लोग हमारे को लूटते हैं और इनको हटाओ डायरेक्ट जुड़ जाओ, ऐसे वो प्लान दिखाते थे कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हमारा का शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, इनको छोड़ो और हम इस देश को राजनीतिक आजादी ज्वाइन दिलाएंगे, हमें ज्वाइन करो, बोलते थे ना। प्लान लगभग सेम था। हेलो, लेकिन 200 साल क्यों लगे? क्योंकि लोगों की आदत है ना करने की। प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं अगर किसी को जाके प्लान दिखाता हूं तो सामने वाला क्या बोलता था? अच्छा तू दिलाएगा आजादी? हेलो, जैसे आपको बोल देते हैं अच्छा तू बनेगा कामयाब। हाँ सुजीत सर पहुंच जाऊंगा टाइम पे, अभी तो देहरादून में हूं। हाँ फ्लाइट से ही आ रहा हूं। ओके, हाँ जी सर ठीक है। हाँ जी सर, देखिए सर सुजीत जी मेरे बड़े सीनियर लीडर हैं, इसलिए फोन उठा लिया मैंने स्टेज पे। सफायर अचीवर है और स्टार निकल गया तो स्टार फायर भी बनने वाले हैं। बिहार से बहुत ही सीनियर अचीवर हैं और वो भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो अभी हमारा टूर है। तो एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे देश की राजनीतिक आजादी की बात की, वही चीज हम आज बिचौलियों से आजादी की बात करते हैं। लेकिन जब इंसानों को प्लान दिखाया जाता था तो इंसान क्या बोलते थे? अच्छा तू दिलाएगा आजादी। जैसे आज आप प्लान दिखाते हो, अच्छा तू ही कामयाब हो जाए, तू ही गाड़ी ले लेना, तू उसी में बिठा लेंगे, ये सब ना बोलते हैं ना। सो मेनी थिंग्स आर देयर जो लोग बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से उसके लिए भी विरोध हुआ, लेकिन विरोध नहीं जीता, परिवर्तन जीता। भले ही 200 साल लगे, पर हमारे इस सिस्टम को 200 साल नहीं लगे, क्योंकि उस समय तो देश गुलाम था, छुप छुप के प्रोग्राम किए जाते थे। अब तो खुलेआम हम प्रोग्राम करते हैं, ये सुनो। और लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं। कई लोग सोच रहे हैं सर कैसी कैसी बातें करते हो आप, हमने तो कभी ना नहीं किया। तो मैं आपको भी देख लेता हूं, यहाँ कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में आप भी मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम लोग ना करते हैं। ईमानदारी से बताना शादीशुदा कितने व्यक्ति हैं? हाथ खड़े करना प्लीज, मैं भी हूं, कर लो यार। सुधीर जी ने दूसरी करनी है, थैंक यू। मैं जो नहीं कर रहे वो शायद दूसरी करने का इरादा है। तो मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पीपल्स आर मैरिड हियर, ज्यादातर लोग शादीशुदा है। अब ईमानदारी से वो लोग हाथ खड़ा करना जो मैं बताऊंगा, सारे शादीशुदा हैं। और कोई भी काम अगर हम करते हैं बिना प्लान देखे नहीं करते, चाहे बैंक में खाता ही खुलवाना क्यों ना हो, ये सुनो, बिना प्लान देखे हम खाता भी नहीं खुलवाते। बिना प्लान देखे बिजली का कनेक्शन नहीं लिया, कोई भी आता है बिना प्लान वाईफाई का कनेक्शन नहीं देते हम, ये सुनो। तो शादी भी बिना प्लान दिखाई नहीं होती। हेलो, तो जब आपकी शादी हुई तो किसी ने तो प्लान दिखाया आपको, किसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, मम्मी ने, पापा ने, चाचा ने, दादी ने, दीदी ने, ये सुन लो। अगर आप लड़की है तो लड़के का फोटो दिखाया होगा, लड़के के बारे में बताया होगा, वो प्रोजेक्ट समझाया होगा, ये करता है, इतना कमाता है, ये है, घर है, वहां रहता है, इतना वो, इतनी हाइट है, ये वगैरह वगैरह, ये सुन लो। अगर आप लड़के हो तो लड़की के बारे में बताया होगा, बड़ी सुनीशील है, बड़ी गुणकारी है, सारे काम जानती है, इतनी पढ़ी लिखी है, घर ये बढ़िया है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये प्लान। तो प्लान दिखाए बगैर तो आपकी शादी नहीं होगी। अब ईमानदारी से अपना ही उदाहरण दो मुझे, बताओ। अब वो लोग हाथ खड़े करना जिनको जिस समय पहली बार प्लान दिखाया गया और प्लान देखते ही आपने कहा हाँ मैं तैयार हूं, कर दो मेरी शादी।
कितने लोग हैं? हेलो, एक, इतने सारे लोगों में 2-3 लोग हैं बस। हेलो, बाकी सबने मना किया, ये सुन लो। क्यों? इंसान है, आदत है मना करने की। मैंने भी किया, मैं तो रोया खूब, 1 सप्ताह घर से भाग गया, पर फॉलोअप तगड़ा था, उसी से हुई ज्वाइनिंग होके मानी। हेलो, समझ रहे आप सब लोग? तो इसीलिए गाना भी पॉपुलर हुआ है, ना ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 24 साल का मेरा अनुभव है। इंसानों के साथ आपने काम करना है, इंसानों की आदत है वो ना करेंगे, पर वो ना ही हाँ में कन्वर्ट होती है, ये ह्यूमन नेचर है। आरसीएम बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आरसीएम का प्लान आपके सामने दिखा दिया गया होगा। हेलो, उस प्लान को रटने की जरूरत नहीं है। पहले, माफ करना, थोड़ा सा अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, पहले मैंने भी कुछ और बोला है, आपके अपलाइनों भी कुछ और बोला है, लेकिन मैं आज आपने बुलाया हूं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूं। हम सबके एक बड़े ही अच्छे मेंटोर रहे हैं आदरणीय शीश पंडित जी, जानते हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। उनकी भी एक कैसेट में प्लान के बारे में पूरी कैसेट है। नो प्लान नो बिजनेस, ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। ये सुनो, मोर प्लान मोर बिजनेस, ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। स्वर्गीय शीश पंडित जी ने एक चीज बोली थी प्लान के बारे में कि प्लान दिखाना सीखो। अगर आप प्लान श्योर बन गए तो आपकी टीम को प्लान श्योर बनाइए, तभी आप आगे बढ़ोगे। ऐसा वो बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा। अभी 24 साल के अनुभव के बाद मुझे पता चला कि प्लान दिखाना सीखना ही नहीं थी। हेलो, शीश पंडित जी ने बोला कि मेरे प्लान ने मुझे प्लान दिखाया, अगर इधर मैन्युफैक्चर लिखा, इधर कंज्यूमर लिखा, तो मैंने भी आज तक इधर ही लिखा। बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलता था, लेकिन अभी मैंने देखा कि यार, क्योंकि अभी मेरा पूरे हिंदुस्तान में टीम है और सभी टीमों में अप्स एंड डाउन चलते हैं। ये सर लोग आपकी में भी चलते हैं। तो बड़ा रिसर्च करने लगा कि कौन सी टीम कैसे बढ़ रही है। तो मैंने एक नया ग्रुप शुरू किया, उस पर कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और उसमें मेरे अनुभव के आधार पर मुझे पता चला कि जब हम लोगों को प्लान दिखाना सिखाते हैं और प्लान श्योर बनाते हैं तो कम लोग बनते हैं। बाकी सब लोगों के अंदर एक फोबिया होता है कि मुझे नहीं दिखाना आता जितना बढ़िया मेरा अपलाइन दिखाता है। ये सुन, इसलिए वो अपलाइन के सहारे ही बैठा रहता है कि वो आएगा तो दिखाएगा। ऐसा होता कि नहीं होता? तो मैंने देखा कि यार टीम में जब हम प्लान दिखाना सिखाते हैं तो हमेशा अपलाइन की ही बैसाखी पकड़े बैठा है। और अपलाइन के बारे में तो बोला जाता है अपलाइन इज जस्ट लाइक ए बैसाखी। बैसाखी के सहारे आप चल सकते हो, भाग नहीं सकते। ये सुनो, बैसाखी को तो जितनी जल्दी आप छोड़ दोगे उतनी जल्दी भागोगे, और बैसाखी को पकड़े रहोगे तो चलते रहोगे। तो ऐसे बहुत से लोग आरसीएम में चल रहे हैं क्योंकि वो डिपेंड है अपलाइन के ऊपर, क्योंकि अपलाइन का अनुभव है, उसको प्लान दिखाना अच्छा आता है और उसके अंदर एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझे नहीं आता, मैं अगर किसी को दिखाऊंगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, अपलाइन को ही दिखवाओ। और जब तक वो दिखाएगा नहीं, सीखेगा नहीं। ये सर नो, और दिख कर यूं का यूं कोई सीख नहीं पाता। ये मेरा अनुभव है। इसीलिए मैंने एक नई टीम के ऊपर एक रिसर्च की और मैंने उनको प्लान दिखाना बिल्कुल नहीं सिखाया, और वहां पर मेरी टीम लगातार बढ़ती चली गई। सिखाया क्या, जानना चाहते हैं? जो सिखाया वो ये कि हमारे आरसीएम में, आरसीएम क्या है, व्हाट इज आरसीएम? आरसीएम डब्ल्यूसीएम का अपोजिट है। ये सुनो, डब्ल्यूसीएम मतलब मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक मिडिल मैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है, तो इसको हम डब्ल्यूसीएम बोलते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और आरसीएम क्या है? मिडिल मैन को बीच में से हटाते हैं और डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये सुनो, ये तो सबको पता है, पता कि नहीं पता है? ये डब्ल्यूसीएम और ये आरसीएम, यानी कि खरीदारी का गलत तरीका और खरीदारी का सही तरीका। अब किसी को प्लान दिखाओ, सिखाओ, तो उसको आप बताओगे कंपनी प्रोफाइल ऐसे बताओ, ऐसे कैलकुलेशन बताओ, ऐसे ये बताओ, वो सीखेगा नहीं। मैं एक चीज बोलता हूं सबको और आपको भी बोल रहा हूं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं
तो WCM के नुकसान और RCM के कुछ फायदे अपनी भाषा में लोगों को बताओ, वही प्लान है, बस दैट्स ऑल। हेलो, आपको जैसा आता है, जैसा भी आता बताओ, क्योंकि जब आप बताना शुरू करोगे ना तो ऑलरेडी आप अपने आप सीख जाओगे। क्योंकि मैंने देखा कि मेरी ही टीम में मेरे से अच्छे प्लान शोर भी है और आपकी टीम में भी होंगे, जो थोड़े से प्रोग्रेसिव टाइप के लोग हैं, जो खुद दिखाते हैं और उनकी कन्विंसिंग पावर, उनके तरीका दिखाने का इतना बढ़िया होता है कि हमें लगता है कि यार ये तो हमने नहीं सिखाया। फिर हमने सीखा कि यार इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, हाँ एक चीज जरूर है, नेवर डू, कार्डिनल रूल में आता है, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट काउंसिल यूर अपलाइन। हाँ, कुछ दिमाग में अगर कुछ खुरापात आती है तो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से पूछ जरूर लो कि जी मैं ऐसे ऐसे दिखाना चाहता हूं, हेलो, ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अदरवाइज सिंपल सी बात है भाई, WCM के नुकसान है और RCM के फायदे हैं। क्या है वो लोगों को बताना है और उनको एसोसिएट करना है अपनी भाषा में। आपको उत्तराखंडी आती है, आपको भोजपुरी आती है, आपको बंगाली आती है, अपनी भाषा में बताओ। आप हंसमुख हो, हंस के प्लान दिखाते हो, आप रोंदड़े हो, रो के प्लान दिखाते हो, जो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बने दिखाओ। हेलो, क्योंकि दिखाने से सीखोगे। कर सकते हैं? मैं तो कहता हूं अगर अपलाइन भी है आपका तो भी अपलाइन से प्लान कभी मत दिखवाओ, खुद दिखाओ और फिर थोड़ी सी देर दिखा के जब आपकी हवा निकल जाए या आपके शब्द खत्म हो जाए तब बोल दो कि जी मेरे को इतना ही पता था, मैं भी सीख रहा हूं, बाकी मेरे सीनियर व्यक्ति हैं, साथी हैं हमारे साथ में, ये मेरे मेंटोर हैं, इन्हीं से मैंने सीखा और ये आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे। तो सर प्लीज, हो गया काम? कर सकते हैं? ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपके रिजल्ट बहुत तेजी से आएंगे। मैंने अभी रिसेंटली अपने आप पे ये एक्सपेरिमेंट किया। कई लोग है ना, हम लोगों को थोड़ा सा टॉर्चर करने लग गए थे, आजकल कर भी देते हैं। और विजय रोदिया जी, सुरेंद्र वंश जी, मुकेश कोठारी जी, ये तो स्टार, सफायर और डायमंड लोग हैं, इन्होंने तो पहले ज्वाइन कर लिया था, इनको क्या पता आजकल चीजें बदल गई। हेलो, लोग मानते ही ऐसे बोलते हैं ना, पहले था अब नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि मैं सोचता हूं कि पहले क्या था और आज क्या है, तो आज तो आप लोग अमीर हो, सब कुछ है आपके पास, दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन आपके पास है, मेरे पास नहीं थे। इतने कॉन्फिडेंस से हम नहीं बता सकते थे। ये सुनो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गामा और आइजनोल जो सिर्फ हमारे पास है इंडिया के अंदर, वो हमारे पास नहीं था, आपके पास है। ये सुनो, खूब कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो। दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल आपके पास है, हमारे पास नहीं था। हेलो, दुग्ध, स्वेच्छा, ये सारा हमारे पास नहीं था। कीसेल हमारे पास नहीं था, आपके पास है। तो आपके पास तो खजाना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हाँ नहीं वो तो लकी है, पहले जुड़ गए थे तब और था, आज लोग जुड़ते ही, जबकि पहले भी नहीं जुड़ते थे और आज भी नहीं जुड़ते। उन लोगों के साथ जो हार मान जाते हैं, क्योंकि जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते। मैंने अपने आप को फिर रीचेक किया। मैंने एक नई टीम शुरू की जिस समय मिलन पंडित जी की स्पीच हुई थी, क्या था वो, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम का। पहली बार 4 नए लोगों को बुलाया मैंने, मतलब वैसे तो बुलाता रहता हूं, लेकिन एक नई टीम शुरू की जिसको मैंने नहीं बताया कि मैं स्टार सफायर हूं, मैंने नहीं बताया कि मैं इतना कमाता हूं। 4 नए लोगों को प्लान दिखाया, 4 नए लोगों को बुलाया उस प्रोग्राम में और उसके बाद नई टीम शुरू की और उनको इस तरीके से प्लान दिखाना सिखाया। ये WCM है और ये RCM है, इसका ये नुकसान है और इसका ये फायदा है, और अपनी भाषा में लोगों को बताइए। और गांव लेवल पे जैसे पहले काम किया था मैंने, मोटरसाइकिल पे गांव गांव जाके, जनरल कंपार्टमेंट में सफर करके, बस में सफर करके, ऐसे ग्राउंड लेवल पे 6 से 7 दिन मैंने काम किया। 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपनी पत्नी को रॉयल्टी पे पहुंचा दिया। अगले साल पल चली गई, इस बार स्टार पल चली गई। हेलो, होता है, करने से होता है। हेलो, करोगे तो होगा, सिर्फ बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है, ग्राउंड लेवल पे उतरने से होता है। वो सतीश पंडित जी की एक कहानी आप सब लोगों को पता होगा, वो तोते वाली। हेलो, बोलते हैं ना वो कि एक आदमी तोता खरीद के लाया, बोलने वाला तोता, और वो बोल नहीं रहा था। जब लेके आया उसने तो बेच दिया कि हाँ बोलता है।
वो बोला तो बोल ही नहीं रहा। बोले घंटी ले जा, घंटी को हिलेगी बोलेगा, टन टन बोलेगी। तो फिर कभी सीढ़ी लेके गया, ये सीढ़ी ले जा, इसके ऊपर नीचे चढ़ेगा तो शायद बोलना शुरू कर दे। तो ऐसे लॉट्स ऑफ थिंग्स वो खरीद के लेके गया, लेकिन वो तोता नहीं बोला। और एक दिन तोता मर गया, और स्टीज पंडित जी सुनाते थे ये कहानी। तो दुकान वाले के पास गया शिकायत लेके कि तोता तो मर गया। तो बोला बोला नहीं, तो बोला बोला था मरने से पहले कि तू इतनी चीज लेके आया, थोड़ा खाना नहीं ला सकता था। हेलो तो खाना क्या है? खाना है प्लान, यानी कि आपकी टीम में नए लोगों की ज्वाइनिंग्स, आपकी एसोसिएट बायर की संख्या, आपका नेटवर्क, यहां टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, जो भी कुछ है सबकी ताकत नेटवर्क है। ये सुन लो, अगर आज मुझे जोश मशीन बोलते हैं और मैं इतने दम से बोल पा रहा हूं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का आनंद ले पा रहा हूं, और जो मैं मेरी मर्जी कह पा रहा हूं, इसके पीछे मेरी ताकत नहीं है, इसके पीछे मेरे नेटवर्क की ताकत है, जिसको मैंने 24 साल लगातार काम करते हुए बनाया है और बनाता जा रहा हूं। ये सुनो, पावर ऑफ नेटवर्क काम करता है, मेरी ताकत नहीं है, पावर ऑफ नेटवर्क। और क्या नेटवर्क? क्या आपको करना क्या है? आपके चारों तरफ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो नहाते हो, मिल जाएंगे कुछ। हेलो, जो खाते हो मिल जाएंगे कुछ, जो पहनते हो, हेलो, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो स्वस्थ रहना चाहते हो, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना चाहते हो। और मेरे ख्याल से ऐसा हर व्यक्ति है, ये सुनो। और उन लोगों को अपना प्रोजेक्ट बताना है, WCM के नुकसान और RCM के फायदे, और उनको एसोसिएट करना है। व्हाट इज द नेटवर्क? नेटवर्क इज द एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स। हमें ग्राहकों का एसोसिएशन बनाना है, इसीलिए हमारे आईडी पे लिखा होता है एसोसिएट बायर। ये सुनो, आपने बायर्स को एसोसिएट करना है, और जैसे ही आपकी एसोसिएशन बढ़ती चली जाएगी, उसी एसोसिएशन को हम नेटवर्क बोलते हैं। ये सुनो, और ये बहुत आसान है, और भारत में कितनी बड़ी बना लो, यहां कोई कमी नहीं है ग्राहकों की, और ना ही हो सकती। हर चीज की कमी भारत में हो सकती है। नौकरियों की कमी हो सकती है, खाने की कमी हो सकती है, पहनने की कमी हो सकती है, कुछ और भी कमी हो सकती है, पर इंसानों की कमी नहीं हो सकती। खूब 150 करोड़ है पूरी दुनिया में, कहीं नहीं है इतने। हेलो, कितने एसोसिएट कर लो, खूब ज्यादा एसोसिएशन बना सकते हो अगर लगातार लगे रहे। लेकिन लोग ना करेंगे, क्यों? क्योंकि इंसानों की एसोसिएशन बनानी है, और इंसानों की एसोसिएशन बनाओगे तो लोग ना करेंगे। तो आप अच्छी एसोसिएशन कैसे बना पाओगे? कि आपको WCM का नुकसान और RCM का फायदा बताना है इनको। अब ये इंसान रिजेक्ट कर सकते हैं, ये सब